मैं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब 98 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है बिलियन यानी सॉल्यूशन। बिलियन पार्ट पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे इसके बारे में। जैसे आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान का एक और नाम है मोलर द्रव्यमान। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आणविक द्रव्यमान क्या होता है, यानी मोलर द्रव्यमान क्या होता है। दूसरा हम लोग जानेंगे मोल या मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, इन सबको जानने से पहले आपको तत्वों का द्रव्यमान संख्या भी याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले से ही लिख करके इसको रख लिया है ताकि वीडियो बड़ा ना बने। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 6 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और द्रव्यमान संख्या 9। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 और द्रव्यमान संख्या 10। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। यहाँ पर ज्यादातर आप देखेंगे तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है उसका लगभग दुगुना जो है वो द्रव्यमान संख्या है। जैसे 1 का दुगुना, यहाँ अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, कुछ तत्व छोड़ दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए, तो लगभग हर तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा उसका ही दुगुना द्रव्यमान संख्या है। जैसे हीलियम का देखिए 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6 लिथियम का, बेरिलियम का 4 का दुगुना 8, इसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, ये 9 है। यानी लगभग हर तत्व का परमाणु क्रमांक का दुगुना द्रव्यमान संख्या है, कुछ तत्वों को छोड़ करके। जैसे इसका दुगने से ज्यादा 1 है, इसका दुगने से 1 ज्यादा है, इसका दुगने से 1 ज्यादा, जैसे 11 दूनी 22 1 23 है, 9 दूनी 18 1 19 है, 4 दूनी 8 1 19 है, 4 दूनी 8 1 9 है। और इसको देखिए 17 दूनी 34 1 35 है। बाकी सबका देखिए लगभग दुगना है, इसका भी है लगभग। कुछ तत्वों को छोड़ करके लगभग सबका क्या है, दुगना है। ये 4-5 तत्व आप लोग याद रखे रहेंगे अलग से कि इसका जो होता है 1 का 1 ही होता है, इसका दुगने से 1 ज्यादा, दुगने से 1 ज्यादा, दुगने से 1 ज्यादा, दुगने से 1 ज्यादा, इसका देखिए दुगने से 1 ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा है, मतलब बाकी सारे तत्व दुगने हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इन तत्वों को छोड़ करके बाकी सारे तत्व दुगने हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा। कम से कम 30 तक का द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिए। 30 से ज्यादा का द्रव्यमान संख्या जो है खुद क्वेश्चन में दिया रहता है द्रव्यमान संख्या। और इस द्रव्यमान संख्या की सहायता से हम लोग आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान निकालना जानेंगे। जब आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे तो उसके बाद मोल भी हम लोग निकाल लेंगे, जो कि इस चैप्टर का बेसिक है। बगैर इसके आप इसके न्यूमेरिकल यानी सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो चले देखते हैं। कोई अगर पूछ लिया कि जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, तो आप क्या करिएगा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है, 1 है। तो 1 है 2 बार है, तो 1 गुणे 2 लिख सकते हो। प्लस यहाँ ऑक्सीजन देखिए 1 बार है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, तो 16 लिख दीजिए। तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, 16 2 18, 18 ग्राम प्रति मोल है। जल का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है। इसी तरीके से और भी देख सकते हैं आप लोग। HCl का देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो हाइड्रोजन 1 बार है तो 1 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भी 1 है इसलिए 1, प्लस क्लोरीन 1 बार है तो 1 गुणे क्लोरीन का होता है 35, क्लोरीन का होता है 35,
तो 35 लिखेंगे। तो 1 एकम 1 प्लस 35 एकम 35 बराबर 36। तो 36 ग्राम प्रति मोल हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का देख लीजिए। सोडियम 1 बार है तो 1 गुणे सोडियम का होता है 23। तो 23 लिख देंगे, प्लस क्लोरीन 1 बार है 1 गुणे 35। तो 23 एकम 23 प्लस 35 एकम 35 दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 3 2 6 यानी 68 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी का आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। एक आध और देखते हैं हम लोग। सोडियम देखते हैं, कैल्शियम बाइक्लोराइड का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए आप देखिए, कैल्शियम यहाँ 1 बार है और कहीं नहीं है, यानी 1 ही बार है। तो 1 गुणे कैल्शियम का होता है 40। तो 40 हो गया प्लस, अब यहाँ कोष्टक लगा, आप भी कोष्टक लगा दीजिए। हाइड्रोजन 1 बार है तो 1 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 1 होता है, 1 लिख दिए। प्लस कार्बन 1 बार है, 1 लिख दीजिए। इसका होता है 12, द्रव्यमान संख्या 12 हो गया। प्लस 3 बार ऑक्सीजन है तो 3 गुणे ऑक्सीजन का होता है 16 है, तो 16 लिख दिए। अब कोष्टक के बाहर 2 लगा है, इसलिए आप भी कोष्टक के बाहर 2 लगा दीजिए। तो 40 एकम 40 प्लस 2 गुणे 1 एकम 1 1 12 एकम 12 और 16 3 48 सबको जोड़ दीजिए। तो 48 2 50 10 60 61। 2 का गुणा करिए, 40 प्लस 2 एकम 2 2 छक 12, 40 और 122 को जोड़िए, 40 20 60 2 62 यानी 162 ग्राम प्रति मोल। इस तरीके से आप आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान 68 ग्राम प्रति मोल होता है। जल का 18 ग्राम प्रति मोल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 36 ग्राम प्रति मोल होता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162 ग्राम प्रति मोल होता है। यानी 1 मोल में 18 ग्राम होता है, या कह लीजिए कि 1 मोल में 68 ग्राम ये होता है सोडियम क्लोराइड, और 1 मोल में 36 ग्राम HCl होता है, और 1 मोल में 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इस तरीके से हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं या मोल द्रव्यमान। अब हम लोग मोल निकालना सीखेंगे कि मोल कैसे निकालते हैं। 5 3 8 3 3 2 5 58 है, थोड़ा गलत हो गया था। 5 3 8 3 2 5 58 ग्राम प्रति मोल है। तो इस तरीके से हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालना सीखेंगे मोल, यानी मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। मोल, तो मोल निकालना है तो मोल का एक सूत्र होता है छोटा सा, कि द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कहिए या मोलर द्रव्यमान कहिए, बात एक ही है, इसको रहने देते हैं। अब देखिए, मोल निकालना है। किसी ने सवाल बना दिया कि 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी ने इस टाइप का सवाल दिया, तो आप क्या करेंगे, यहां द्रव्यमान कितना दिया है 36 ग्राम,
अब क्या करेंगे, जल की बात कहा है, जल, तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग। H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग। तो जल का सूत्र होता है H2O, तो इसका हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार है, 2 लिख दिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या लिखना है जो कि 1 है, 1 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन देखिए 1 बार है, 1 × ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16, तो 16 लिख दिए। तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, 16 2 18 ग्राम प्रति मोल आ गया इसका। हमको निकालना है मोल, तो मोल बराबर अभी हम लोग सूत्र देखे हैं, मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 36, 36 को हमने ऊपर लिखा। उसके बाद आणविक द्रव्यमान कितना है 18, 18 लिखा। अब भाग करेंगे 18 दूनी 36, यानी 2 मोल आ गया। अब मोल का जो मात्रक होता है वो भी मोल ही होता है, यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई 2 मोल। इसको मोल केवल कह सकते हैं या मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई 2 मोल। तो मोलों की संख्या 2 मोल हो गई। इसको हम लोग बड़े लेटर में कभी कभी लिख देते हैं कि m बराबर, इस सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि m बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी हमको मोल निकालना सीखना था, मोल निकालना हम लोग सीख लिए। और एक आध देखते हैं। किसने पूछ लिया 108 ग्राम HCl के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए या मोल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां द्रव्यमान दे दिया है पहले से, द्रव्यमान दिया है 108 ग्राम। HCl का मोल हमको ज्ञात करना, तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो HCl के आणविक द्रव्यमान, HCl के आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन कितनी बार 1 बार है, तो 1 गुणे इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, 1 लिख दिए। प्लस क्लोरीन 1 बार है, 1 गुणे इसका होता है 35, 35 हो गया। 1 एकम 1, 35 एकम 35, यानी कुल मिला के 36 ग्राम प्रति मोल आ गया। अब हमको निकालना है HCl के मोल, यानी HCl के मोल, HCl के मोल निकालेंगे तो द्रव्यमान ऊपर लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान 108 है बटे आणविक द्रव्यमान 36 है, तो 36 से भाग करेंगे 108, यानी 36 3 108, 3 आ जाएगा, यानी 3 मोल होगा। मतलब 108 ग्राम HCl के मोल 3 होंगे, यानी 108 ग्राम HCl रहेगा तो 3 मोल बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल भी निकाल सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आणविक द्रव्यमान निकालना और मोल निकालना। लेकिन जब तक आपको द्रव्यमान संख्या याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग इसको निकाल नहीं सकते। तो इसको हम खत्म करके आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है विलयन, जिसको हम लोग सॉल्यूशन भी इंग्लिश में कह सकते हैं। तो एक चैप्टर का नाम था हमारे सॉल्यूशन। तो हम लोग ये जानेंगे पहले कि विलयन है क्या चीज, विलयन क्या भला है। तो विलयन जानने से पहले आप लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के
किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। दो पदार्थ है या दो से अधिक पदार्थ है, एक में मिला दो किसी भी अनुपात में। ये नहीं आपको देखना कि कौन कितना मिलाया जा रहा है, कौन 2 ग्राम मिलाया जा रहा है, कौन 10 ग्राम, कौन 20 ग्राम, कुछ भी मिला दो एक में तो ये मिश्रण हो जाता है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते थे। मिश्रण हमारे पास दो प्रकार के मिलते थे। वो दो प्रकार थे, एक समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण था और दूसरा था विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले जानते हैं कि विषमांगी मिश्रण क्या चीज है। विषमांगी मिश्रण को पहले हम लोग जानेंगे कि क्या चीज है। तो देखिए, हमने अभी बताया कि अगर मिश्रण की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थ एक में मिला दो किसी भी अनुपात में। उसको आपको नहीं देखना कौन कितना है, कै ग्राम कितना किसको मिलाया जा रहा है, कुछ नहीं देखना है। तो वो मिश्रण हो गया। अब मिश्रण में दो प्रकार बनता है, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण को पहले देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करते हैं किसी भी अनुपात में, लेकिन उनका संगठन एक जैसा नहीं होता है। जब उनका संगठन एक जैसा नहीं होता है तो इस प्रकार के प्राप्त मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इनका संगठन एक जैसा नहीं होता है। इनका संगठन एक जैसा नहीं होता है। इनका संगठन एक जैसा नहीं होता है। जबकि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक में मिलाया जाता है और इनका संगठन एक जैसा हो जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी इनका संगठन एक जैसा होता है। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। जैसे पानी को हम बालू के साथ मिला दिए तो जो मिश्रण प्राप्त होगा वो मिश्रण जो होगा, पानी और बालू एक जैसे नहीं होंगे। मतलब पानी अलग दिखेगा और बालू अलग दिखेगा। इसको हम कितना भी घोलेंगे तो बालू हमेशा जाकर के पेदी में, यानी जिस बर्तन में रखा गया पानी, उसकी पेदी पे जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम पानी को चीनी के साथ मिला देते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उनका संगठन एक जैसा जाएगा। यानी पानी में जब हम चीनी को मिलाएंगे तो चीनी घुल करके पानी के जैसा बन जाएगा। यानी दोबारा हम चीनी को देखना चाहे घुलने के बाद तो दिखेगा नहीं आंखों से। यानी चीनी खुद पानी बन गया। यानी पानी तो पानी था ही, चीनी भी पानी बन गया। यानी दोनों का संगठन एक जैसा हो गया। इसलिए ये समांगी मिश्रण है। अब पानी और बालू को हम कितना भी मिलाएं तो बालू हमेशा जो है पेदी के नीचे बैठ जाएगा, वो कभी घुलेगा नहीं। यानी आंखों से हम इसको अगर पारदर्शी बर्तन में रखे हैं तो देख सकते हैं, यानी आंखों से दिखाई भी देता है। यानी ये जो है बालू कभी पानी में मिक्स नहीं होगा, यानी इनका संगठन एक जैसा नहीं होगा। ये ठोस है, ठोस रहेगा। ये पानी जो द्रव है, द्रव ही रहेगा। इन दोनों एक जैसा नहीं होंगे, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण है। अब देखिए, पानी और चीनी के मिश्रण को तो हमने कह दिया समांगी मिश्रण। यही समांगी मिश्रण ही विलयन है। यानी अगर हम विलयन की परिभाषा बनाएं तो बहुत आसान है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूं। ये परिभाषा रहेगा, आप लोग नोट करते चलिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण जो है वो विलयन है। जैसे पानी और चीनी का विलयन
पानी और चीनी का मिश्रण विलयन होगा। पानी और एथेनॉल का मिश्रण विलयन होगा। इस प्रकार विलयन का परिभाषा बनता है। और हम आगे बढ़ेंगे। अगली हमारी छोटी सी हेडिंग रहेगा विलयन के प्रकार। विलयन जो है तीन प्रकार के विलयन जो है वो तीन प्रकार के से हो सकता है। इनका संगठन तीन प्रकार से मिलकर बनता है। पहला तो एक विलयन खुद हो गया, दूसरा है विलेय, तीसरा है विलायक। मतलब ये तीनों जो है विलयन के प्रारूप हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि विलायक क्या चीज है, विलेय क्या है और विलयन क्या है। विलयन तो हम लोग इसी परिभाषा के रूप में जान गए। तो जब हम विलेय को विलायक के साथ मिक्स करते हैं तो हमको विलयन प्राप्त होता है। जैसे पानी यहाँ विलायक है, चीनी यहाँ विलेय है, अब मिला क्या हमको विलयन, यानी शरबत हमको यहाँ मिला। एक मिनट के लिए हम शरबत लिख दें यहाँ, तो शरबत यहाँ विलयन है। अब देखिए विलायक किसे कहते हैं ये हमको जानना है, विलेय किसे कहते हैं ये भी हमको जानना है। खैर विलयन तो हम लोग जान ही गए हैं। तो वे पदार्थ जो अपने भीतर किसी दूसरे पदार्थ को या अन्य पदार्थ को घोल लेता है वो विलायक है। जो पदार्थ अपने भीतर किसी अन्य पदार्थ को घोल लेता है वो विलायक है। जैसे पानी जो है अपने भीतर चीनी को घोल लिया तो पानी विलायक है। पानी क्या है, विलायक है। और जो चीजें घुल जाती है किसी और चीज में वो विलेय है। जैसे यहाँ चीनी जो है खुद घुल जाती है किसमें, पानी में, तो चीनी क्या है, विलेय है। पानी अपने अंदर घोल लिया इसलिए विलायक हुआ, चीनी उसके अंदर जाके घुल गया इसलिए वो विलेय हुआ। अब दोनों को मिलने के बाद जो नया पदार्थ प्राप्त होगा वो विलयन है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, कभी कभी हमारा सिस्टम फेल हो जाता है कि इसमें इसको मिला दिए तो ये घोल लिया तो विलायक हो गया, ये घुल गया तो विलेय हो गया। लेकिन कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि कौन किसको घोल लिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम पानी में शराब मिला दें, अगर हम पानी में शराब मिला दें तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि कौन किसको घोल लिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि जब हमको ये नहीं समझ में आता है कि कौन किसको घोल लिया है और कौन किसके अंदर घुल गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम विलेय और विलायक को पता करते हैं उसकी मात्रा देख करके। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय है। यानी अब हम विलायक की परिभाषा बड़े आसानी से दे सकते हैं। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। और इसी के हिसाब से इसकी भी परिभाषा बनाई जा सकती है। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में उपस्थित वह है पदार्थ
विलयन में उपस्थित हुआ है पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। इस प्रकार हो गया। तो अगर एक बात और नोट करके लिखना है, नोट में ये रहेगा कि पानी सदैव विलायक है। पानी सदैव विलायक है। पानी सदैव विलायक है, यानी अगर पानी की बात कहीं आ जाता है, चाहे पानी और एथेनॉल ही क्यों ना हो, अभी जो लिखे थे वही, पानी और एथेनॉल की बात आ जाती है, तो अगर पानी की बात आ जाती है तो पानी हमेशा विलायक रहेगा। लेकिन यहाँ पानी की जगह का पर अगर मैं कुछ और डाल दूं, एथेनॉल की जगह पर मैंने पारा डाल दिया, तो अभी पारा और एथेनॉल एक में मिल गए, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन विलेय है कौन विलायक है। तो अगर ये मात्रा पता रहेगा तभी जान पाएंगे। मान लीजिए 40 ग्राम पारा है और 20 ग्राम एथेनॉल है, में कौन विलेय है कौन विलायक है पता करना है, तो सीधे सीधे इसकी मात्रा, पारा की मात्रा अधिक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 40 ग्राम जो है पारा जो है वो विलायक है और 20 ग्राम जो है एथेनॉल जो है वो विलेय है। लेकिन जब पानी की बात आ जाएगी तो पानी हमेशा विलायक रहेगा, चाहे उसकी मात्रा कम हो या ज्यादा हो। इसको मिटाते हैं। अब देखिए, हर पदार्थ जो है हर पदार्थ में घुल सकता है, यानी पानी में गैस भी घुल सकता है, पानी में यानी द्रव में द्रव भी घुल सकता है, या फिर द्रव में ठोस भी घुल सकता है। यानी सारे पदार्थ जो हैं एक दूसरे में घुल सकते हैं। तो इसको हम ना लिख करके, ज्यादा इस पर बहस ना करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सांद्रता पे चलते हैं हम लोग कि सांद्रता क्या चीज है। अगला हेडिंग हमारा रहेगा सांद्रता। सांद्रता इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता है। अब सवाल उठता है सांद्रता किसे कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें सांद्रता में। अब हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। हम दो जगह गए पानी पीने के लिए, तो हमको मिला शरबत। तो मालूम है कि शरबत जो होता है पानी और चीनी के मिश्रण से ही बनता है। तो हमको मिला शरबत, लेकिन हम दो जगह गए, दोनों जगह का शरबत जो है सिस्टम में थोड़ा अलग अलग था। जैसे यहाँ लिया गया था 90 ग्राम पानी, एक जगह हम गए तो वहां 90 ग्राम पानी लिया गया और चीनी 10 ग्राम लिया गया। तो दोनों को मिला दिया गया तो विलयन बना। तो विलयन 100 ग्राम का बना, विलयन 100 ग्राम का बना। एक जगह हम गए, दूसरी जगह तो 90 ग्राम जल था, वहां पर 20 ग्राम जो है वहां पर 20 ग्राम जो है चीनी डाल के मिला, तो यानी विलयन जो हुआ 110 ग्राम हो गया। तो पानी और चीनी की बात हुई थी, दो जगह गए, एक जगह पानी जो है 90 ग्राम में 10 ग्राम चीनी घोल कर दिया गया, दूसरी जगह गए 90 ग्राम जल में ही 20 ग्राम चीनी घोल करके दिया गया। तो जाहिर की बात है कि यहाँ का मीठापन जो होगा वो कम होगा और यहाँ का मीठापन जो होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के विलयन की सांद्रता ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि यहाँ पर चीनी की मात्रा जो है ज्यादा थी, यानी विलय की मात्रा जो हमारे पास थी वो ज्यादा थी, इसलिए इसकी सांद्रता ज्यादा थी। जबकि यहाँ पर चीनी की मात्रा कम थी, इसलिए यहाँ पर मीठापन कम था, यानी सांद्रता कम थी। यानी अगर हम बात करें कि सांद्रता किस बात पर निर्भर करती है, तो विलय की मात्रा पर करती है। यानी
किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन में, यहां लिखते हैं सांद्रता की परिभाषा, किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है सांद्रता की। अब सुनिए आगे। सांद्रता को दो रूप में व्यक्त करते हैं। पहला रूप है गुणात्मक रूप। पहला जो रूप है वो गुणात्मक रूप है, गुणात्मक रूप। दूसरा जो रूप है वो मात्रात्मक रूप है, मात्रात्मक रूप। गुणात्मक रूप में हम क्या करते हैं कि सांद्रता को उसकी तनु या सांद्र के रूप में व्यक्त करते हैं, कि मतलब विलयन तनु है या सांद्र है। अगर सांद्र है तो इसके मतलब उसकी सांद्रता अधिक है, तनु है तो इसका मतलब उसकी सांद्रता कम है। इसके आधार पे तो इसमें हमको हमेशा मतलब हमेशा जो हम लोग रहते थे इसमें भ्रामक स्थिति में रहते थे, यानी ठीक से हमको इसको समझ में नहीं आता है। लेकिन मात्रात्मक रूप में हम लोग जो करते हैं वो कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि इसकी मतलब सांद्रता कितनी है। तो गुणात्मक रूप में ना कर करके हम लोग सांद्रता, मात्रात्मक रूप में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता को। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चीनी ज्यादा घुला है तो इसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसका गाढ़ापन यानी शरबत का गाढ़ापन थोड़ा ज्यादा रहेगा। यहाँ पर चीनी की मात्रा कम है तो इसका मतलब गाढ़ापन शरबत का थोड़ा कम रहेगा। तो इसका मतलब तनु है और ये सांद्र है, ये गुणात्मक रूप में है। तो सिर्फ इतने से इतना पता चलता है कि इन दोनों में अगर हमको तुलना करना रहे तो हम पता पा जाएंगे भाई इसकी सांद्रता, ये सांद्र है, ये तनु है, इसका मतलब इसमें विलय की मात्रा कम है, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब ये इसकी सांद्रता अधिक है। तो इसके रूप में तो हम पता पा जाएंगे। इसके रूप में हम जो जो करेंगे वो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। चलो इसी को देख लेते हैं मात्रात्मक रूप में भी। अगर हम इसको सारे पदार्थों को अगर हम मान लेते हैं कि इसको तौले गए हैं, तौल करके निकालें, मान लीजिए 90 ग्राम जो है पानी है, 90 ग्राम पानी है और 10 ग्राम जो है चीनी है, और कुल मिला के बिलियन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है। अगर इसको मात्रात्मक रूप में लिखें तो हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता व्यक्त करें तो सांद्रता प्रतिशत जो हम लोग निकालेंगे, जिसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी कह सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है, विलय की मात्रा को पहले लिखते हैं। विलय की मात्रा कौन है, मतलब चीनी विलय है, यहाँ पे 10 ग्राम है तो 10 ऊपर लिख देंगे, बटे बिलियन की मात्रा नीचे लिखेंगे, यानी बिलियन 100 ग्राम का है, दोनों मिला के जो आया हो 100 ग्राम, 100 लिख दिए। उसके बाद गुणे हम 100 करते हैं, मतलब प्रतिशत हमको निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर 10%, यानी यहाँ पर चीनी 10% है। अगर इसको निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इसको निकालते हैं तो हमारी जो चीनी मिली थी वो 20 ग्राम थी, विलय की मात्रा 20 ग्राम है और बिलियन 110 है। इसका भी 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं। तो एक जीरो से जीरो काटेंगे, 10 का गुणा 200 में करेंगे, 200 बटे 11 हो जाएगा। अब भाग करेंगे 200 में तो 11 एकम 11, 9 20 90 हो जाएगा, 11 बटे 88, 2 90 20 हो जाएगा, फिर 11 कम 11, यानी देखते हैं ये 10% आ रहा है, ये लगभग 18% के बराबर आ रहा है। तो इसके मतलब इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता अधिक है। इसी भी आप जान लेते हैं इसकी सांद्रता ज्यादा थी, इसकी सांद्रता कम थी। मतलब अगर तनु और सांद्र के रूप में देखते हैं तभी ये कम था ये ज्यादा था, और मिठास के रूप में देखते तभी कम ज्यादा था, कम था ये ज्यादा था। और अगर हम मात्रात्मक रूप में देखें तभी देख रहे हैं ये कम है ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको मात्रात्मक रूप में पढ़ना है। तो मात्रात्मक रूप में हम लोग पढ़ेंगे बिलियन को, लिखेंगे
हमारी अगली हेडिंग रहेगा सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो सांद्रता को देखिए, अभी इससे पहले व्यक्त किए हैं कि 10% आया था, 18%, तो वो भी एक विधि था, तो वो था द्रव्यमान प्रतिशत। तो सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। सारी विधियों को एक बार मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद उसको बारी बारी से डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा था द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम लोग W/W% भी कहते हैं। दूसरा हमारा था आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग V/V प्रतिशत भी कहते हैं। ये V/V। तीसरा था हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। W/V%। उसके बाद हमारा था चौथा है मोल अंश। उसके बाद पांचवा है मोलरता। उसका छठवां है मोललता। इतने तरीके से, यानी 6 तरीके से हम लोग सीखेंगे। हालांकि एक और होता है ppm, तो वो सब हमें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक 6 विधि से पढ़ेंगे। बोर्ड की परीक्षा में हमें एक 6 तरीके से पूछेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो लेसन है बहुत दिलचस्प लेसन है। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, और ये फार्मेसी के लिहाज से, जो बच्चे फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं, दवा के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, या इंटरेस्टेड हैं दवा के बारे में, उनके लिए ये पाठ रामबाण होने वाला है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, इसको पढ़ते हैं हम लोग। हमारा है सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम लोग W/W% भी कहते थे। और ये सब आप सिरप वगैरह बोतल पर देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रतिशत दिया रहता है। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग W/W% भी कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत की हम परिभाषा तो देंगे ही, पहले हम सूत्र में व्यक्त करके उसको परिभाषा बताते हैं आपको। तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W% बराबर हो जाएगा ऊपर रहेगा अवयव की मात्रा, या इसको हम 1 मिनट के लिए भी कह सकते हैं विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा।